अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे, 1:15 बज गए हैं। अभी मैं उठी हूँ। इशान मुझसे पहले उठ गई है और उठते के साथ ही इसको टैब चाहिए होता है। इसको मैं बोल रही हूँ पहले नमाज़ पढ़ लो, लेकिन नहीं सुन रही है। इल्हाम अभी तक सो रही है। अब बस पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। चाय बन गई है, एग भी बना लिया है और साथ में बनाए हैं चीज़ टोस्ट। बाबा कड़ी खाएगा रोटी के साथ में, कड़ी गरम कर दी। इल्हाम आके अपनी जगह पे बैठ जाती हैं बस। इशार को बोला चीज़ें लेके जाओ, हेल्प करो। कैमरे में ना पानी, इसकी जो लेंस है पानी गया है, इसके लिए ऐसे धुला धुला नजर आ रहा है। ये जो मेरे मोबाइल का लेंस प्रोटेक्टर है, इसको मैंने तीसरी बार चेंज किया है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने लिया है ये मतलब हल्का से भी इसको अगर किचन काउंटर पे या टाइल्स पे रखेंगे ना तो ये क्रैक हो जाता है। इतना मतलब बेकार क्वालिटी है इसकी। और जब मैंने इसको बाई किया था तब भी मैंने उसको ये बोला था कि कोई अच्छी क्वालिटी का दे दो, तो बोलते हैं कि नहीं, एक ही क्वालिटी आती है। तो अभी ये तीसरी बार मसला आ रहा है, अभी फिर ये क्रैक हो गया है, क्योंकि इल्हाम कितनी बार मेरा मोबाइल है ना गिरा देती है या ज़ोर से रख देती है, तो बस वो क्रैक हो जाता है। तो अभी बस इसके अंदर जहाँ से क्रैक हुआ है वहाँ पे पानी चला गया, और जब तक कि वो पानी सूखेगा नहीं तब तक कि ऐसी जो वीडियो है वो ऐसी ब्लर ही आएगा। बेबी, हाँ, what happened to baby? What happened? Oh no, he have a boo-boo. Look, he have a boo-boo. Why are you beating him? He's crying. He's crying. Look. Why are you beating him? Are you angry, Ilham? Are you angry? Why angry, baby? Why angry, sweetie? What happened? Oh, you throw your baby? 5:15 बज गया। अभी हम बाहर जा रहे हैं। 15 मिनट में मगरिब हो जाएगी। आज शान की फ्रेंड भी बहुत लेट आई खेलने के लिए, तो अभी ये लोग खेलने के लिए निकले। मैंने बोला आज ईशा तक खेलते रहो तुम लोग बाहर ही। इल्हाम को बच्चों के साथ भेज दिया मैंने और मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट में। सामने सुपरमार्केट है। अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टमाटर प्याज वेजिटेबल्स, तो वो ऑर्डर कर दूँगी, वो घर पे लाके दे देगा। उसके बाद मैं चली जाऊँगी इनके पास में। और कपड़े भी देना है लॉन्ड्री में, तो कपड़े भी लेके आ जाऊँगी। आज यहाँ पे सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। कभी कभी आते हैं। ग्रोसरी मैंने ऑर्डर कर दी है, सिर्फ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं, बाकी सब वो घर पे डिलीवर कर देगा। बस मैं घर की तरफ जा रही थी तो देखा सामने से बच्चे आ रहे हैं, तो ये लोग ऊपर चले गए थे। इल्हाम को भी मैंने भेज दिया था। अभी बस मैं जाऊँगी लॉन्ड्री में कपड़े देके फिर मैं वापस आ जाऊँगी। I'm a thief. You think I'm a thief? Yes, you are. Yes, you are. चलो बच्चे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। विशाल गुड गर्ल, you are good girl. What you do? Good girl that you are early. This is for. लाइट ऑफ करके ये लोग खेल रहे हैं। मुझे हम लोग कैंपिंग खेल रहे हैं। लाइट वगैरह सब ऑफ करी हुई है। बाबा बेचारा ऐसे घर में बैठ के देख रहे हैं। इल्हाम अपना बस उन्होंने मेरा मेकअप ले लिया है। अभी बैठ के बस आईलाइनर के साथ में अपनी नेल पेंट कर रही हूँ। मसाला मैंने बना लिया था दोपहर में, अदरक लहसुन प्याज। अब इसको चॉप कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ पूसा और चिकन का सालन। जिस तरह आलू का सालन बनता है बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा, सारे मसाले वैसे ही जाएंगे। ग्रोसरी वाला भी अभी डिलीवरी करके चला गया है, और लेकिन आज की जो ग्रोसरी है बहुत हमें महंगी पड़ी, क्योंकि वो ग्रोसरी वाला बोल रहा था कि जो फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर चल रही है उसकी वजह से जॉर्डन और दूसरे जो अरबिक मुल्क है वहाँ से डिलीवरी नहीं आ रही है, तो इसके लिए सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉस्टली हो गई। तो हर चीज़ जो है ना डबल प्राइस में मिली है आज। सिर्फ जो कुकुम्बर है वो सही रेट में मिला है, 4.5 रुपये किलो में। बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये जैसे ये कूसा तोरी है, ये पहले 5 रुपये किलो मिलता था और अभी ये 12 रुपये किलो। और लहसुन अदरक वो भी पहले 5 या 4 रुपये किलो मिलता था, अभी वो 12 रुपये किलो। प्याज भी पहले 1 रुपये किलो थी, अभी 2.5 रुपये किलो। टमाटर पहले थे 3 रुपये किलो, अभी हो गए 4.5 रुपये किलो। और बैगन भी 6 रुपये किलो के हिसाब से, ये 2-3 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं नेस्टो में। बहुत से वक्त कभी कभी ऑफर लगती है तो 2 रुपये किलो भी मिल जाते हैं। लेमन भी 3 से 5 दिरहम के अंदर मिल जाते थे किलो के हिसाब से, लेकिन अभी 9 दिरहम किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। हर चीज़ मतलब डबल से ट्रिपल रेट हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा।
बस इस बार मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, सिर्फ ये 1 हफ्ते की ग्रोसरी होगी और ये मतलब कंप्लीट ग्रोसरी भी नहीं है, सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स हैं बस और 1-2 फ्रूट्स लिए मैंने, एप्पल और बनाना, बाकी मैंने कोई चीज़ नहीं ली है। तो इसका बिल 110 दिरहम बन गया है और ये बहुत से बहुत चलेगा 1 से 1.5 हफ्ता तक बस। और जो बड़े बड़े आइटम्स हैं, ऑयल, राइस, वो चिकन, बीफ, वो सब उसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 100 दिरहम का खाली सब्जी लिए। यहाँ पे रहना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करना पड़ेगा, तभी मतलब आपका घर स्मूथली चल सकता है, क्योंकि एक जन की सैलरी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आप रेंट दे दोगे, खाने का कर लोगे, लेकिन बच्चों की स्कूल की कहाँ से करोगे, हॉस्पिटल से अगर कुछ इमरजेंसी आ गई है, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उसके बिल्स भी बहुत यहाँ पे हाई है, तो वो कैसे करोगे। इसलिए हस्बैंड वाइफ का जॉब करना तो लाजिम है यहाँ पे। जब तक कि मैं जॉब कर रही थी हमारे हालात बेटर थे, इशाल भी स्कूल भी जा पा रही थी और बाकी के जो भी एक्सपेंसेस थे वो हम लोग इजीली मैनेज कर लेते थे। सबसे पहले तो 2020 में जब कोरोना आया था तो उससे बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, कितने सारे ऑफिसेज बंद हो गए। तो मेरा जो ऑफिस दुबई में था वो लोग वहाँ का रेंट पे नहीं कर पा रहे थे और उनकी एक ब्रांच जो थी वो अजमान में थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अजमान में मूव हो जाते हैं। तो फिर मुझे भी बहुत मुश्किल होती डेली अप डाउन करने के लिए दुबई से अजमान, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे ही अजमान में शिफ्ट हो जाती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो गए और मैंने मतलब लोकेशन थोड़ा नज़दीक रखा है ताकि ऑफिस से और घर के जाने आने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम दे दूँ। जब हमारा ऑफिस दुबई में था तब हमारे पास 30 स्टाफ था, लेकिन लास्ट में जब अजमान में हम लोग आए हैं तब यहाँ पे बस 4 से 5 रह गए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम आपकी सैलरीज नहीं पे कर सकते, तो आप 5 दिन के अलावा 3 दिन आए करें, तो और हाफ सैलरी कर दी थी उन्होंने। वीकली मैं सिर्फ 3 डेज़ के लिए ऑफिस जा रही थी और उस बेसिस पे भी मतलब जबकि सैलरी हाफ हो गई थी तभी वो सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे हमारी। मतलब 2 महीने के बाद में एक सैलरी रिलीज़ करते थे, कभी 3 महीने के बाद एक सैलरी रिलीज़ करते थे। तो ऐसे करते करते जब उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो फिर जब मेरी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई थी तो मैंने 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि अगर से आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 45 डेज़ के लिए पेड लीव मिलती है। तो जो भी मेरी पेड लीव थी मुझे वो सैलरी मिली, प्लस मेरी 2-3 मंथ की सैलरी पेंडिंग थी वो मिली। तो वो सब करके मतलब मैंने डिलीवरी के चार्जेस जो भी थे हॉस्पिटल के वो मैंने अरेंज किए। तो ये सारा कुछ सैलरी से किया। अगर से मैं जॉब नहीं करती तो मतलब कहाँ से इतने सारे एक्सपेंसेस मैं उठाती। वैसे तो मतलब जो भी लेबर लॉ के हिसाब से कंपनीज होती है उनको आपको इंश्योरेंस देना चाहिए, लेकिन मेरी जो ये कंपनी थी इसने इंश्योरेंस भी नहीं दिया था, सिर्फ फर्स्ट ईयर में दिया था और नेक्स्ट ईयर में नहीं दिया। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं था, तो इसलिए हॉस्पिटल के जो भी कॉस्ट थे बहुत ज़्यादा मेरे लिए हाई थे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के 7,000 लेते हैं और सीजरियन के 10,000 या उससे भी ज़्यादा, मतलब 12,000 या 15,000 तक जाते हैं। तो मतलब ऊपर के मतलब और चार्जेस वगैरह ऐड करके कम से कम 15,000 तक का बिल बन ही जाता है आपका। इशाल के टाइम पे भी मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, तभी भी मैंने पैकेज लिया था 9,000 का, सीजरियन पैकेज था, तो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर थी। 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे था और उस टाइम पे भी मतलब 9,000 का पैकेज था, लेकिन मेरा बिल 17,000 बना था, क्योंकि उन्होंने इशाल को बोल दिया था कि मतलब इसको जॉन्डिस है, इसको 2 दिन रखना पड़ेगा आईसीयू में, तो इसलिए इतने चार्जेस हो गए, नहीं तो वो 9,000 का पैकेज था। इल्हाम के टाइम पे हम लोग स्मार्ट हो गए थे, तो इल्हाम के टाइम पे भी बोला कि आपके बेबी को जॉन्डिस है, इसको एडमिट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए। तो मैंने बोला नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है चलें आप साइन करें और अपने रिस्क पे बेबी को लेके जाएं। तो हमने साइन कर दिया और हमने घर पे आके क्या किया, इल्हाम को रोज़ इसका पूरा ड्रेस निकालते थे, सिर्फ डायपर होता था, और इसको रोज़ जाके सुबह में अर्ली मॉर्निंग की धूप लगाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब हम चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। जब मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो गई थी तब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, लेकिन वो बोलते हैं कि हम अभी सैलरीज वगैरह पे नहीं कर सकते हैं। तो बस जब से मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया। मैंने ये सोचा था कि मैं बस अब घर बैठूंगी और बच्चों को लुक आफ्टर करूंगी, इनको पढ़ाऊंगी, स्कूल पिकअप ड्रॉप करूंगी, लाइसेंस भी था मेरे पास, कार भी थी। तो मैंने बोला इनकी जो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है वो बच जाएगी। लेकिन जब से मैं घर पर बैठी हूँ मतलब हालात जो है ना हमारे और डाउन पे डाउन होते गए। तो जो भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस थे वो भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ना स्कूल की फ़ीस पे कर रहे थे, ना रेंट हमारा पे हो पा रहा था। रेंट भी हमारा इतना 6 महीने का चढ़ गया था हमारे ऊपर, और इशाल की स्कूल की फ़ीस भी 4 महीने की चढ़ गई थी। एक तरफ इशाल के स्कूल से कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि आपके बच्चे की स्कूल फ़ीस क्लियर करें, नहीं तो फिर उसको घर पे बिठाएं। तो फिर इस तरह इशाल का स्कूल भी छूट गया, उसको घर पे बिठाना पड़ गया। और उसके बाद हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो भी हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया, उसने उसका भी 6 महीने का रेंट हो गया था। तो इसलिए हमें अपना 1 बेडरूम फ्लैट छोड़ना पड़ा और अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो एक शेयरिंग रूम है,
एक स्टूडियो टाइप मतलब। तो बस यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं हम लोग। पिछले 1 साल से मैं वापस से जॉब अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक के कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले हैं। 1-2 इंटरव्यूज़ हुए हैं और उसके बाद मतलब कोई रिस्पांस नहीं है। इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं है। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं बच्चों के साथ रह के उनको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उनको लुक आफ्टर करूंगी, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक हस्बैंड की सैलरी में घर नहीं चलेगा, तो वाइफ को भी लाजिम जॉब करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने भी सोच लिया था ठीक है चलो मैं भी जॉब के लिए ट्राई करती हूँ, और इंशाल्लाह कहीं अगर अच्छी जॉब लग गई तो जो भी सैलरी मिलेगी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे स्पेंड करूँगी, और जो भी घर का खर्चा रहेगा वो रमीज़ की सैलरी से मैनेज कर लूँगी। रमीज़ पहले जॉब करते थे और 2020 में इन्होंने जॉब करना छोड़ दिया था, और इन्होंने बोला कि मुझे एक प्राइवेट टैक्सी बनानी है। रमीज़ के एक अंकल थे, उन्होंने कहा था कि मतलब रमीज़ को कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, और कार है ना 24 आवर चलेगी। 12 घंटे मैं चलाऊँगा, 12 घंटे तुम चलाना, और जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी उसकी पेमेंट होगी, हाफ हाफ करेंगे हम लोग। तो ये लोग ने एग्री कर लिया था। तो जाके दोनों ने पेमेंट कंपनी में जमा कर दी थी, और उसके बाद जब कार आई तो रमीज़ के पार्टनर की डेथ हो गई, और जब उनकी डेथ हो गई तो कार वापस से अब रमीज़ के नाम पे ट्रांसफ़र करना था। लेकिन उस प्रोसेस के लिए पूरा 1 साल लगा, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई जिसके नाम पे कार थी, और उनके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं थे, ना उनकी वाइफ थी, ना उनके बच्चे थे, वो सारे पाकिस्तान में थे। तो वहाँ से ये लेटर, वो लेटर, ये नोटरी, वो नोटरी, ये सब करते 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 पूरा 1 साल लग गया। तो पूरा 1 साल तक रमीज़ जॉबलेस थे। तो उस बीच में मैं तो जॉब कर रही थी, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी भी अच्छी थी, जो मैंने घर और स्कूल दोनों भी मैनेज कर लिया था। 1 साल तो रमीज़ को कार ट्रांसफ़र करने में लग गया, और 1 साल तो कोरोना की वजह से मार्केट डाउन था, तो उसकी वजह से कोई बिज़नेस नहीं हुआ। लेकिन कंपनी को तो पेमेंट देनी होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट थी 7,000 7,500 की, तो वो तो देनी होती है, तो वो दे नहीं पाए। तो वो जितनी भी पेमेंट थी वो पाइलअप होते गई, और इतनी हो गई कि मतलब 50 के अबव हो गई। तो जब 50 के अबव हो गई तो कंपनी ने कार जब्त कर ली, और रमीज़ को बोला कि तुम किसी और पार्टनर के साथ जॉब करो, और कार हम ले लेंगे, और उसको सेल करके हम अपना जो भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद रमीज़ 2-3 महीने तक जॉबलेस रहे। फिर इनको एक पार्टनर के साथ में जॉब मिल गई थी, लेकिन उसके साथ इन्होंने 3 महीने जॉब की, और उसने सिर्फ 1 महीने की सैलरी दी, और 2 महीने की सैलरी इनकी खा गया। वो बंदा भी रमीज़ की कंपनी में ही जॉब करता था। रमीज़ ने अपनी कंपनी में उसकी कंप्लेन भी की, लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कंपनी ने कहा ये आप दोनों का मसला है, आप लोग खुद निपटाएं। तो बस हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह रमीज़ अभी 1.5 महीने से एक न्यू जॉब इन्होंने स्टार्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक ठीक जा रही है। लेकिन उसकी ये रिक्वायरमेंट है, वो बोल रहे हैं कि मतलब अजमान से आप दुबई शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आपका डेली का 4 आवर ट्रैवलिंग टाइम जा रहा है, और आपका मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपको नींद भी कम पूरी नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा आप दुबई में ट्रांसफ़र हो जाएं, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो और आपको रेस्ट भी मिले। तो इंशाल्लाह अगले महीने से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बस दुबई में शिफ्ट हो जाएं, और इसलिए मैं बस दिन रात ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ फ्लैट वगैरह दुबई में, कि मतलब हमारे बजट में मिल जाए, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। अब यहाँ तो 1500 में हर चीज़ है, लेकिन दुबई में थोड़ी ना इतने में मिलेगी, दुबई में तो डबल रेट में मिलेगी। रूम भी हम इस तरह के देख रहे हैं कि वो फर्निश्ड हो, क्योंकि हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी हम शेयरिंग में रह रहे हैं, यहाँ पे हम सारा कुछ इनका यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा था हमने सारा पाकिस्तान भेज दिया, और जो यहाँ पे सेल कर सकते थे वो सेल कर दिया। तो इसलिए जो भी मैंने प्राइस देखे हैं वो 2500 से लेके 3500 तक है, एक सिंगल रूम का विद अटैच बाथरूम, और किचन शायद से शेयरिंग हो। फ़िलहाल तो मैं इसमें ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ, और जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको मैं सेव कर ले रही हूँ, और जब रमीज़ की ऑफ होगी इंशाल्लाह फिर जाएंगे देखने, और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। पहले भी 11 साल तक हम दुबई में रहे हैं, और सिर्फ 3 साल से अजमान में रह रहे हैं, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पे हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होना पड़ा, नहीं तो हम कभी भी अजमान नहीं आते। हमें तो अजमान मतलब पसंद भी नहीं है, सिर्फ हम लोग जॉब की वजह से आ गए थे। फिर इशाल का स्कूल हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे रह गए थे। लेकिन अब ना इशाल का स्कूल है यहाँ पे, ना मेरी जॉब है, तो अब यहाँ पे रह के मतलब भी नहीं बनता। रमीज़ को तो वैसे ही नहीं पसंद है अजमान। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग साथ खरीद के दुबई शिफ्ट हो जाएं, और हमारे हालात थोड़े बेटर हो जाएं, कि मैं इशाल के लिए जल्द से जल्द स्कूल में एडमिशन कराऊँ। आमीन। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।